साल 1983 राजस्थान के श्री गंगानगर में एक साधारण सा परिवार अपने दिनचर्या में व्यस्त था। तभी डाकिया उनके दरवाजे पर एक खत लेकर आता है। खत पर लगी मुहर भारत की नहीं थी, बल्कि सीमा पार पाकिस्तान की थी। परिवार के मुखिया ने जब कांपते हाथों से उस खत को खोला तो अंदर एक साधारण सा कागज का टुकड़ा था, जिस पर उर्दू और टूटी फूटी हिंदी में कुछ लिखा था। खत की पहली ही लाइन पढ़कर उस पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? ये खत किसी अनजान इंसान का नहीं था। ये खत उस बेटे का था जिसे घर छोड़े सालों बीत चुके थे। वो बेटा जिसके बारे में परिवार को लगता था कि वो दुबई में किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो बेटा दुबई में नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की सबसे खूंखार जेल कोट लखपत की काल कोठरी में मौत की सजा का इंतजार कर रहा था। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये उस इंसान की सच्ची दास्तान है जिसने अपने देश के लिए अपना नाम, अपना धर्म, अपनी पहचान, अपना परिवार और अंततः अपनी जान तक कुर्बान कर दी। एक ऐसा जासूस जिसने दुश्मन देश की छाती पर पैर रखकर उनकी सेना में मेजर की रैंक हासिल की। एक ऐसा शूरवीर जिसे खुद भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नाम दिया था द ब्लैक टाइगर। आज हम उस खुफिया मिशन और उस गुमनाम नायक की कहानी के पन्ने पलटेंगे जिसे इतिहास के पन्नों में वो जगह नहीं मिली जिसका वो हकदार था। ये कहानी है भारत के सबसे महान जासूस रविंद्र कौशिक की। कहानी शुरू होती है 11 अप्रैल 1952 से। राजस्थान का श्री गंगानगर शहर, जो भारत पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ है, यहीं जन्म हुआ रविंद्र कौशिक का। बचपन से ही रविंद्र में कुछ खास था। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में मस्त रहते थे, रविंद्र को लोगों की नकल उतारने और नाटक करने का शौक था। सरहदी इलाका होने के कारण वहां का माहौल हमेशा देशभक्ति और सैन्य गतिविधियों से भरा रहता था। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की गूंज रविंद्र ने अपने कानों से सुनी थी। साल 1975 लखनऊ में एक राष्ट्रीय स्तर का नाट्य समारोह चल रहा था। रविंद्र कौशिक वहां अपने कॉलेज की तरफ से एक नाटक का मंचन कर रहे थे। उन्होंने एक भारतीय सैनिक का किरदार निभाया था जो दुश्मन के देश में पकड़ा जाता है। रविंद्र का अभिनय इतना जीवंत, इतना दर्दनाक और इतना सच्चा था कि पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन उस भीड़ में कुछ ऐसी आंखें भी थीं जो सिर्फ नाटक का मजा नहीं ले रही थीं। वो आंखें थीं भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अधिकारियों की। रॉ के अधिकारी हमेशा ऐसे युवाओं की तलाश में रहते थे जो निडर हों, जिनकी भाषा पर पकड़ हो और सबसे अहम बात, जो किसी भी किरदार को अपनी असल जिंदगी बना सके। रविंद्र कौशिक उनकी हर कसौटी पर खरे उतर रहे थे। नाटक खत्म होने के बाद रॉ के अधिकारियों ने रविंद्र से संपर्क किया। उन्होंने रविंद्र के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो किसी भी आम इंसान की रूह कंपा दे। उन्होंने कहा, तुम मंच पर बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, क्या देश के लिए रियल लाइफ में एक्टिंग कर सकते हो? एक ऐसा नाटक जहां कोई रीटेक नहीं होगा। एक छोटी सी गलती और तुम्हारी जान जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम पकड़े गए तो भारत सरकार तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगी। 23 साल के उस नौजवान के पास दो रास्ते थे। पहला, एक साधारण जीवन जिए, कोई नौकरी करे और परिवार बसाए। दूसरा, गुमनामी के अंधेरे में कूद जाए जहां मौत हर कदम पर उसका इंतजार कर रही थी। रविंद्र के अंदर बहने वाले देशभक्ति के खून ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने देश के लिए अदृश्य होना स्वीकार कर लिया। अब शुरू हुआ रविंद्र कौशिक को एक पाकिस्तानी मुस्लिम बनाने का सफर। दिल्ली में अगले 2 सालों तक रविंद्र कौशिक की ऐसी खतरनाक और कड़ी ट्रेनिंग हुई जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। रॉ का मकसद सिर्फ उन्हें जानकारी देना नहीं था, बल्कि रविंद्र कौशिक के वजूद को पूरी तरह से मिटाकर एक नए इंसान को जन्म देना था। इस नए इंसान का नाम रखा गया नबी अहमद शाकिर। रविंद्र को उर्दू और अरबी भाषा की गहन तालीम दी गई। उन्हें कुरान की आयतें ज़बानी याद करवाई गईं। नमाज पढ़ने के तरीके, इस्लामिक रीति रिवाज, पाकिस्तान का भूगोल, वहाँ का इतिहास, वहाँ की राजनीति और यहाँ तक कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बोली जाने वाली ठेठ पंजाबी का लहजा सिखाया गया। उन्हें पाकिस्तान के गली मोहल्लों के नक्शे ऐसे रटाए गए जैसे वो बचपन से ही वहीं पले बड़े हों। एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्मे रविंद्र के लिए ये सब आसान नहीं था। अपने रूप को पूरी तरह से एक पाकिस्तानी नागरिक में बदलने के लिए रविंद्र को खतना तक करवाना पड़ा, ताकि भविष्य में अगर कभी उनकी मेडिकल जांच हो तो उन पर किसी को रत्ती भर भी शक ना हो।
2 साल की इस अमानवीय और कठिन ट्रेनिंग के बाद रविंद्र कौशिक नाम का लड़का हमेशा के लिए मर चुका था। अब जो खड़ा था वो था इस्लामाबाद का रहने वाला नबी अहमद शाकिर। साल 1975 का अंत। भारत ने अपने इस अनमोल मोहे को पाकिस्तान की सरजमीन पर उतार दिया। रविंद्र या कहें नबी अहमद शाकिर दुबई के रास्ते पाकिस्तान के कराची शहर पहुंचे। उनके पास जो दस्तावेज थे वो इतने असली थे कि पाकिस्तान की इमिग्रेशन एजेंसी को भनक तक नहीं लगी कि एक भारतीय जासूस उनके देश में दाखिल हो चुका है। कराची पहुंचने के बाद उनका पहला लक्ष्य था पाकिस्तान के सिस्टम में अपनी जड़ें जमाना। नबी अहमद शाकिर ने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी। ये एक सोची समझी रणनीति थी। एक छात्र के रूप में यूनिवर्सिटी में रहने से उन्हें पाकिस्तान के आम लोगों, युवाओं और सिस्टम को करीब से समझने का मौका मिला। यूनिवर्सिटी के दिनों में नबी अहमद शाकिर अपनी बेहतरीन उर्दू और मिलनसार स्वभाव के कारण बहुत जल्द ही लोकप्रिय हो गए। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उनके बीच बैठा ये तेज तर्रार लड़का दरअसल भारत की खुफिया एजेंसी का रॉ एजेंट है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नबी अहमद ने वो कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने पाकिस्तान सेना में अधिकारी बनने के लिए आवेदन कर दिया। ये दुनिया के जासूसी इतिहास के सबसे दुस्साहसिक ऑपरेशंस में से एक था। एक भारतीय नागरिक जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की नाक के नीचे से न सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के कड़े इंटरनल टेस्ट पास कर रहा था बल्कि मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग भी ले रहा था। नबी अहमद शाकिर ने कमीशन प्राप्त किया और पाकिस्तान सेना के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में उनकी नियुक्ति हो गई। अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर वो बहुत तेजी से प्रमोशन पाकर मेजर की रैंक तक पहुंच गए। अब वो मेजर नबी अहमद शाकिर बन चुके थे। ये रॉ के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक जीत थी। दुश्मन की सेना के अंदर उनके हेडक्वार्टर में भारत की एक आंख और एक कान मौजूद था। इस बीच मेजर नबी अहमद शाकिर की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उनकी पोस्टिंग के दौरान उन्हें एक स्थानीय लड़की से प्यार हो गया। उस लड़की का नाम अमानत था, जो पाकिस्तानी सेना के ही दर्जी का बेटा था। दोनों ने निकाह कर लिया और कुछ समय बाद उनका एक बेटा भी हुआ। कल्पना कीजिए उस इंसान की मानसिक स्थिति की जो दिन में पाकिस्तान सेना का एक वफादार मेजर था, रात में अपनी पाकिस्तानी पत्नी का शौहर और एक बच्चे का पिता था, लेकिन अपने दिल के किसी गहरे कोने में वो एक सच्चा हिंदुस्तानी था जो पल पल अपने देश के लिए मौत से खेल रहा था। एक ऐसा झूठ जो उसे अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से और पूरी दुनिया से बोलना पड़ रहा था। साल 1979 से 1983 के बीच का समय भारत के लिए खुफिया जानकारी के लिहाज से स्वर्ण युग था। मेजर नबी अहमद शाकिर की पहुंच पाकिस्तानी सेना की बेहद गोपनीय फाइलों, सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही और पाकिस्तान की अंदरूनी सैन्य रणनीतियों तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने पाकिस्तान की परमाणु तैयारियों और राजस्थान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की गुप्त योजनाओं की ऐसी सटीक जानकारियां रॉ को भेजीं जिसने भारत सरकार और भारतीय सेना को कई कदम आगे ला खड़ा किया। उनकी दी गई खुफिया जानकारी के दम पर भारत ने पाकिस्तान की कई नापाक साजिशों को उनके शुरू होने से पहले ही कुचल दिया। कहा जाता है कि जब उनकी भेजी गई सटीक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की टेबल पर पहुंचती थीं, तो वो भी इस जासूस की काबिलियत की मुरीद हो गई थीं। उनके अदम्य साहस और अविश्वसनीय काम को देखते हुए ही इंदिरा गांधी ने उन्हें कोड नेम दिया था द ब्लैक टाइगर। रविंद्र कौशिक अब सिर्फ एक एजेंट नहीं थे, वो भारत का सबसे बड़ा रक्षा कवच बन चुके थे। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन जासूसी की दुनिया में कहावत है कि आपका सबसे अच्छा दिन आपके सबसे बुरे दिन की शुरुआत हो सकता है। साल 1983 सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन यहीं भारत की तरफ से एक भयानक चूक हो गई। रॉ ने रविंद्र कौशिक तक कुछ संदेश और निर्देश पहुंचाने के लिए एक नए एजेंट को पाकिस्तान भेजा। इस एजेंट का नाम था इनायत मसीह। इनायत मसीह रविंद्र कौशिक जितना मंजा हुआ और चालाक नहीं था। जैसे ही इनायत ने बॉर्डर पार किया, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को उस पर शक हो गया। आईएसआई ने इनायत का पीछा किया और उसे उस वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया जब वो मेजर नबी अहमद शाकिर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद आईएसआई ने इनायत मसीह पर टॉर्चर की हर वो हद पार कर दी जो इंसानी दिमाग सोच सकता है। पाकिस्तान के कुख्यात यातना गृह में इनायत टूट गया। दर्द बर्दाश्त न कर पाने की वजह से उसने आईएसआई के सामने वो नाम उगल दिया जिसने पाकिस्तान के टॉप जनरलों के पैरों तले जमीन खिसका दी।
उसने बताया कि पाकिस्तान आर्मी का मेजर नबी अहमद शाकिर दरअसल एक भारतीय जासूस है और उसका असली नाम रविंद्र कौशिक है। पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर रावलपिंडी में भूचाल आ गया। उनके अपने घर में उनके सीने पर बैठकर एक भारतीय जासूस पिछले कई सालों से उनके सबसे गहरे राज भारत भेज रहा था। ये आईएसआई के लिए इतिहास की सबसे बड़ी शर्मिंदगी थी। बिना वक्त गंवाए पाकिस्तानी मिलिट्री पुलिस ने मेजर नबी अहमद शाकिर के घर पर छापा मारा। रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया गया। वो दिन उनकी पाकिस्तानी पत्नी अमानत के लिए भी किसी कयामत से कम नहीं था, जब उसे पता चला कि जिस इंसान से उसने प्यार किया, जो उसके बच्चे का पिता है, वो असल में उसका सबसे बड़ा दुश्मन एक भारतीय जासूस है। गिरफ्तारी के बाद रविंद्र कौशिक को सियालकोट के यातना गृह में ले जाया गया। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक जासूस की गिरफ्तारी नहीं थी, ये उनके अहंकार पर लगी सबसे गहरी चोट थी। इसलिए उन्होंने रविंद्र कौशिक पर जो जुल्म किए वो बयान नहीं किए जा सकते। उन्हें लगातार कई दिनों तक सोने नहीं दिया गया, उनके शरीर को सिगरेट से दागा गया, उनके नाखून उखाड़ दिए गए, उन्हें उल्टा लटकाकर बेतहाशा पीटा गया। आईएसआई ये जानना चाहती थी कि उन्होंने भारत को क्या-क्या जानकारी दी है और पाकिस्तान में भारत के और कितने एजेंट छुपे हैं। लेकिन श्रीनगर का वो लड़का, जिसका शरीर तो टूट चुका था पर ज़मीर नहीं, बेइंतहा टॉर्चर के बावजूद रविंद्र कौशिक ने रॉ के किसी भी अन्य एजेंट या भारतीय खुफिया नेटवर्क के बारे में अपना मुंह खोला। 1985 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई, लेकिन बाद में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया। इसके बाद शुरू हुआ जेलों का वो अंतहीन सिलसिला, जिसने एक खूबसूरत और ऊर्जावान नौजवान को एक जिंदा लाश में बदल दिया। रविंद्र को पाकिस्तान की सबसे कुख्यात जेलों कोट लखपत और मियांवानी में 16 सालों तक रखा गया। एक अंधेरी काल कोठरी, जहां न सूरज की रोशनी आती थी और न ही कोई इंसान बात करने के लिए था। खाने के नाम पर सूखी रोटियां और पानी। इसी दौरान जेल के किसी दयालु गार्ड या किसी कैदी की मदद से रविंद्र ने छुपकर अपने परिवार को भारत खत भेजने शुरू किए। ये वही खत थे जिनका जिक्र हमने इस कहानी की शुरुआत में किया था। अपने खतों में उन्होंने अपनी भयानक पीड़ा का वर्णन किया था। उन्होंने अपने पिता को लिखा था, मुझे अस्थमा और टीबी हो गया है, मेरे शरीर से खून निकलता है, यहाँ का मौसम और यहाँ की अमानवीय स्थिति मुझे धीरे धीरे मार रही है। क्या भारत सरकार मुझे यहाँ से निकालने के लिए कुछ नहीं कर सकती? जब रविंद्र कौशिक के परिवार को सच्चाई पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बूढ़ा पिता जो सोचता था कि उसका बेटा दुबई में है, वो अब भारत सरकार के हर दरवाजे पर भटक रहा था। रविंद्र की मां अमला देवी और उनके पिता ने दिल्ली आकर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के अनगिनत चक्कर लगाए। उन्होंने तत्कालीन नेताओं के सामने गिड़गिड़ाकर अपने बेटे को वापस लाने की भीख मांगी। लेकिन यहीं जासूसी की दुनिया की सबसे खौफनाक और कड़वी सच्चाई सामने आती है। जासूसी का पहला उसूल होता है कि अगर तुम पकड़े गए तो हम तुम्हें नहीं पहचानेंगे। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह मानने से ही इनकार कर दिया कि रविंद्र कौशिक नाम का कोई भारतीय जासूस पाकिस्तान में है या रॉ ने कभी उसे वहां भेजा था। कूटनीतिक मजबूरी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण कोई भी देश आधिकारिक तौर पर अपने जासूस को ओन नहीं कर सकता। परिवार की हर गुहार, हर आंसू साउथ ब्लॉक की मोटी दीवारों से टकराकर वापस आ जाता। रविंद्र कौशिक भारत के लिए ब्लैक टाइगर जरूर था, लेकिन अब वो सरकार की फाइलों से हमेशा के लिए मिटा दिया गया था। भारत की तरफ से उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की गई। उधर जेल की सीलन भरी कोठरी में रविंद्र कौशिक की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। टीबी की बीमारी ने उनके फेफड़ों को पूरी तरह गला दिया था। वो खांसते थे तो मुंह से खून के थक्के निकलते थे। उचित इलाज न मिलने के कारण वो तिल तिल कर मौत की तरफ बढ़ रहे थे। नवंबर 2001 का महीना, मुल्तान की सेंट्रल जेल की वो काली रात। 16 सालों तक पाकिस्तान की जेलों में शारीरिक और मानसिक यातनाएं सहने के बाद भारत के इस महान शूरवीर का शरीर आखिरकार हार गया। 21 नवंबर 2001 को दिल का दौरा पड़ने से रविंद्र कौशिक का मुल्तान जेल में निधन हो गया। जिस इंसान ने अपने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसकी मौत पर कोई राजकीय सम्मान नहीं हुआ, कोई तिरंगा नहीं झुका, कोई 21 तोपों की सलामी नहीं दी गई। पाकिस्तानी जेल अधिकारियों ने उन्हें जेल के पीछे ही किसी गुमनाम जगह पर दफना दिया। आज तक किसी को नहीं पता कि भारत का ब्लैक टाइगर पाकिस्तान की किस मिट्टी में दफन है। उसकी कब्र का कोई नामो निशान नहीं है। जब रविंद्र कौशिक की मौत की खबर भारत में उनके परिवार को मिली तो उस बूढ़े पिता की आंखें भी हमेशा के लिए पथरा गईं। उनका परिवार आज भी उसी श्रीनगर में रहता है।
उनकी मां अमला देवी अपने अंतिम सांस तक अपने बेटे की याद में तड़पती रहीं। सरकार की तरफ से परिवार को कुछ पेंशन जरूर दी गई, लेकिन वो उस बेटे की कीमत नहीं थी जिसने देश के लिए खुद को राख कर दिया था। दोस्तों, जब हम किसी युद्ध की बात करते हैं तो हमें सीमा पर लड़ने वाले सैनिक याद आते हैं, जिन्हें उनके शौर्य के लिए मेडल मिलते हैं, जिनकी कहानियां किताबों में पढ़ाई जाती हैं, और वे इसके हकदार भी हैं। लेकिन इस देश की सुरक्षा की नींव में कुछ ऐसी ईंटें भी लगी हैं जिन्हें कभी किसी ने देखा नहीं। जासूसों की दुनिया बहुत निर्दयी होती है। यहां कोई मेडल नहीं मिलता, कोई तालियां नहीं बजती, यहां सिर्फ एक गुमनाम मौत मिलती है। रविंद्र कौशिक कोई सैनिक नहीं थे जो वर्दी पहनकर लड़े हों, लेकिन उनका साहस किसी भी सैनिक से कम नहीं था। वो 23 साल का एक ऐसा नौजवान था जिसने अपने देश के लिए न सिर्फ अपनी पहचान मिटाई, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उनके सीने पर राज किया। आज भी जब भारत की खुफिया एजेंसियां अपने नए एजेंट्स को ट्रेनिंग देती हैं, तो उन्हें रविंद्र कौशिक का उदाहरण दिया जाता है। वो द ब्लैक टाइगर था, जिसने अपनी आखिरी सांस तक भारत माता की रक्षा की, भले ही उसके देश ने उसे आखिर वक्त में भुला दिया हो। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज़ादी और सुरक्षा की जो हवा हम आज ले रहे हैं, उसकी कीमत चुकाने वाले कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें हम कभी जान ही नहीं पाएंगे। सल्यूट है भारत के उस गुमनाम नायक को। जय हिंद।